हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो चलिए, हमने पिछले क्लासेस में कुछ वर्ड के बारे में समझा था, सीखा था, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाना था। और आज भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। शांत रहिए। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझिए। सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्टॉक। ठीक है। सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। उसके बाद से जानने वाले हैं वाउचर। ठीक है। ये हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और भी बहुत सारा वर्ड हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था गुड्स। याद है आपको? कल ही पढ़ाया था कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस व्यापारी का क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। क्लियर है? बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे समझना क्या हमको कि यह जो हमारा गुड्स है, सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस किसी अदर बिजनेस से 50 पीस, कितना पीस? 50 पीस कीबोर्ड खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कीबोर्ड खरीद लिया। तो यह कीबोर्ड पे ही डील करेंगे, तो ये कीबोर्ड इनके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन ये 50 पीस जो पड़ा हुआ है ना, ये इनके व्यापार का क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। मतलब यह है कि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में दो मार्कर है, इसी पे डील करते हैं तो हम बोलेंगे हमारा गुड्स है। लेकिन कोई पूछे कितने का स्टॉक है, बताएंगे 2 पीस का स्टॉक। मतलब गुड्स को ही स्टॉक बोला जाता है, लेकिन स्टॉक गुड्स का मतलब अलग अलग होता है। मतलब स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री के अंदर गुड्स का डिटेल रहता है। इन्वेंट्री के अंदर गुड्स का डिटेल रहता है कि वो गुड्स कौन सा है, क्या नाम है, उसको खरीदा और बेचा जाता है किस में? पीसेस में, लीटर में, केजी में, क्विंटल में, टन में, बैग में। ठीक है। किस में बेचा जाता है? वो यूनिट होता है। ठीक है। तो यह बताया जाता है कि एक व्यापारी के पास प्रेजेंट टाइम में कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, वह उस व्यापारी का स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। मतलब मेरा दुकान है, अब मेरे दुकान में प्रेजेंट टाइम में आए और मार्कर का मेरे पास 2 पीस बचा हुआ है, बोलोगे मार्कर का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास? 2 पीस बचा हुआ है। कितना पीस बचा हुआ है? 2 पीस। मतलब प्रेजेंट टाइम में जिस व्यापारी के पास जाते हो और प्रेजेंट टाइम में जितने लाख रुपए का माल पड़ा होता है, वही क्या कहलाता है? उसका स्टॉक कहलाता है। और चाहे 1 पीस का हो, चाहे 2 पीस का हो, चाहे 10 पीस का हो, जितने पीस का हो वो उसका क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। लेकिन इसमें हमको ये भी जानना है कि स्टॉक जो मिलते हैं हमको, अब बार बार जो नाम आते हैं वो आप लोग सुने होंगे, याद सुन लो। एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। और समझना, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? ठीक है। कब जानेंगे कि ओपनिंग है, कब जानेंगे क्लोजिंग है, कैसे ओपनिंग क्लोजिंग होता है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं। अब आप बताओ, अकाउंटिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? बोलिए, अकाउंटिंग करने का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम बताइए, डेट। जी, 1 अप्रैल से लेके, पता है ना आपको, 23 में चालू होगा, खत्म कब होगा? 2024 में।
क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो, बोला जाता एक बिजनेसमैन साल के स्टार्ट में, ध्यान से सुनना, एक बिजनेसमैन साल के स्टार्ट में सपोज क्या किया, इसने सामान परचेज कर लिया, कितना रुपए का? 500 रुपए का। और उस 500 का जो परचेज किया था ना, वो टोटल उन्होंने गुड्स जो खरीदा 10 पीस खरीदा था। कितना खरीदा था? 10 पीस खरीदा था। तो ये 10 पीस जो है ना, इस व्यापारी के लिए यह शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। लेकिन अब इसी 10 पीस को बेचते 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 फाइनेंशियल के लास्ट तक बच गया 2 पीस। कितना पीस? 2 पीस। तो ये 2 पीस जो बचा हुआ है ना, यही उसका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। सिंपल सा मतलब है कि क्या है, उस व्यापार में जितना स्टॉक, मतलब जितना माल व्यापार के फाइनेंशियल के स्टार्ट में आता है, वही ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और सब बेचने के बाद जितना बचता है वही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो सपोज मान लीजिए हमने जब स्टार्टिंग किया तो 2 पीस से स्टार्ट किया, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक 2 ही पीस कहा जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं क्लोजिंग 2 ही पीस बचे। हम ओपनिंग किए तो 2 से, हम बेच लिए, कुछ पैसा कमा लिए, 2 से 3 मंगवा दी, फिर से बेच लिए 5 मंगवा दिए, फिर से बेच लिए 10 मंगवा लिए, और बेचते बेचते इतना कमा लिए कि हम लोग लगभग हमने मार्च में क्या किया था, 100 पीस मंगवा लिया था। और 100 पीस मंगवाने के बाद उसमें 50 पीस बेच दिया था, तो कितना बचा रहे? 50 पीस। तो ऐसा कभी मेजर मत करना कि ओपनिंग है 2 पीस तो कहां से क्लोजिंग 50 पीस का हो गया। हो सकता है, ठीक है, हमने आज 2 शर्ट मंगवाया था, उसी शर्ट को बेच बेच के कमा कर और शर्ट मंगवाने लगे और व्यापार को और आगे बढ़ाने लगे। तो आज 2 पीस का ओपनिंग है, कल 10 पीस का क्लोजिंग हो सकता है। आज 10 का ओपनिंग है, कल आगे चल के 2 पीस का क्लोजिंग हो सकता है। मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर वो सामान जितना मंगवाया तो बिका नहीं है, तो उतना ही का उतना ही पड़ा रहेगा। थोड़ा बहुत बिका है तो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन पूरा बिक गया, फिर से ज्यादा मंगवाया है, फिर से मंगवाया, फिर से पूरा बिक गया है, फिर से मंगवाया है, तो उसको लास्ट में जितना पड़ा रहेगा वही हमारा क्लोजिंग का। क्लियर है ना? यही कहा जाता है ओपनिंग कितने से किए हो और साल के लास्ट में क्लोजिंग कितने से हुआ। तो हमने ओपनिंग किया 1 पीस से, क्लोजिंग किया 10 पीस से, ओपनिंग किया 100 पीस से, क्लोजिंग किया 2 पीस से। ठीक है, मतलब सब बेचने के बाद जितना बचा है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक काला। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है, मतलब एक व्यापार के स्वामी द्वारा, उस व्यापार के द्वारा व्यापार के स्टार्ट में जितने लाख रुपए का माल आता है व्यापार में वही उसका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और सब बेचने के बाद से जितने लाख रुपए का माल पड़ा होता है जितना पीस वही क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर हम आज ले आए 10, अब बेचे है ही नहीं, दुकान बंद था, और लास्ट के साल में लास्ट में देखेंगे तो 10 बचे, तो ओपनिंग भी 10 का होगा, क्लोजिंग भी 10 का होगा। ना खरीदा था लेकिन बेचा ये नहीं, जितना उतना पड़ा हुआ है। हमारी बात है आपको ना, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बार बार आएगा जब हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कौन सा रिपोर्ट? स्टॉक समरी। जब स्टॉक समरी हम चेक कराएंगे तो देखो 4-5 पॉइंट दिखेंगे उसमें। पहला पॉइंट दिखेगा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, अब समझना। तो मान लो ओपनिंग स्टॉक 10 पीस का था, फिर से हमने परचेज कितना कर लिया है, तो 10 पीस और परचेज कर लिया है तो 20 को हो जाएगा। आपने बेच कितना दिए है, तो 5 पीस बेच दिया है तो माइनस हो जाएगा। कितना बचा है, तो 15 पीस बचा हुआ। ये 4 रिपोर्ट में हमेशा दिखता है स्टॉक समरी में। पहला ओपनिंग कितने से किए, फिर से सामान और कितना मंगवाए, फिर से टोटल बेच कितना दिए हो, और सब कुछ एडजस्ट करने में बचा कितना। और स्टॉक समरी माइनस भी दिखता है। ठीक है, वो स्टॉक माइनस में या प्लस में, माइनस में या प्लस में। कई बार ऐसा होता है हमारे पास नहीं रहता फिर भी बिल बना के दे देते, मतलब माल आने वाला है, कस्टमर आके हमारे पास खड़ा हुआ है, तो कहते नहीं तुम जाओ 2 दिन के बाद आना। फिर कोई बात, हम जानते हैं कि आ जाएगा शाम तक, हम भिजवा देंगे उसको, हम डेट दे देंगे तो कल तुमको भिजवा देंगे, तो आज हम बिल बना के दे सकते हैं। तो आज बताओ मेरे कंप्यूटर में स्टॉक दिख ही नहीं रहा है, और जब बेचेंगे तो क्या होगा, वो दिख जाएगा निगेटिव स्टॉक, बता देगा इतना पीस का निगेटिव है। तो आगे फिर से जब परचेज करेंगे आएगा चढ़ा देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर में होगा। अब गोडाउन में नहीं है तो कहां से लेके आएंगे, जब आएगा तभी तो भिजवाएंगे, लेकिन उससे पहले बिल बना के दे सकते हैं।
ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा, वहां पे हमारा स्टॉक माइनस में दिखा है, किसमें, हमारे कंप्यूटर में। और जैसे माल मंगवा रहे हैं, जब परचेज के बिल चढ़ाएंगे तो 100, मान लो 10 पीस माइनस में है, 100 पीस मंगवा ली तो माइनस होकर 90 पीस बच जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक बार बार, क्लोजिंग स्टॉक बार बार नाम आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए ध्यान से सुनना समझना। अगला हम समझने वाले ट्रांजेक्शन। कोई बताएगा, कोई बताएगा ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? लेन देन को। चलिए देखिए, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, सौदा। क्या होता है? लेन देन सौदा। जो ट्रांजेक्शन होता है वह हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। मान लो ये लेफ्ट साइड है और यह राइट साइड, मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष। क्लियर है? तो ये जितने का खरीद बेचेंगे या उतना ही का ही खरीदेंगे। बोलिए। मतलब क्या ये अपने आप से खरीदेंगे बेचेंगे क्या? मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन में कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसको हमेशा कोई ना कोई उसका एक वैल्यू होता है। क्या होता है? कोई ना कोई उसका एक वैल्यू होता है। बिना वैल्यू का हम ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हैं, सौदा कोई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और दोनों का बैलेंस इक्वल होता है। दोनों का बैलेंस क्या होता है? इक्वल। दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखें। अब सवाल यह कि सर ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो चलो अब हम डिटेल में समझते हैं। तो देखो, एक बिजनेस सुबह से लेकर शाम तक पूरे साल केवल सौदा ही सौदा करता है। ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन कैसे? तो मान लो हमने सामान परचेज कर लिया, पहला ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज किया, इसका पेमेंट कर दिया, यह दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। अब सामान हमने सेल कर दिया, बेच दिया, यह तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। उसी सामान को जो बेचे थे पैसा रिसीव कर लिए, यह चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिए, यह हमारा, ठीक है, चौथा पांचवा ट्रांजेक्शन हो गया। बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिए, यह हमारा छठवां ट्रांजेक्शन हो गया। ओनर के द्वारा व्यापार से पैसा निकाला गया है, यह हमारा सातवां ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब सुबह से लेकर शाम तक केवल लेन देन ही करते हैं। मतलब बिना लेन देन का हम व्यापार को चला ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब यूं कह लो, जब तक दुकान खोलते हैं जब तक क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम सौदा ही सौदा करते हैं, क्योंकि दुकान इसीलिए किए हैं कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे। बिना लेन देन का हमारा व्यापार चलने वाला है। ठीक है ना? तो ये लेन देन मैंने क्या बताया, मतलब व्यापार के दृष्टि से क्या बताओगे, हम सामान खरीदेंगे, जब ड्यू डेट आएगा उसका पेमेंट करेंगे, जो सामान खरीदे उसको बेचेंगे, ड्यू डेट आएगा पैसा रिसीव करेंगे। पैसा हमारे पास काउंटर में ज्यादा हो गया है तो बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगा फिर से बैंक से निकाल लेंगे। यही तो करते हैं। उसको सैलरी का पेमेंट कर देंगे, ठीक है, कमीशन रिसीव कर लेंगे, कमीशन दे देंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किए हैं उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है, सैलरी पे करना उसका पेमेंट कर देंगे। मतलब सुबह से लेके शाम तक जब तक हम व्यापार चलाते हैं तब तक सौदा ही सौदा करते हैं, लेन देन ही करते हैं, उसी बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्लियर है? अब ट्रांजेक्शन, अब जैसा एक्टिविटी करते हैं वैसा हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, खरीद रहे हैं तो बोलेंगे ये परचेज कर रहा है, ये परचेज का ट्रांजेक्शन। या सेल कर रहा हूँ तो सेल का ट्रांजेक्शन है। पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट का ट्रांजेक्शन है। पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में तो यह बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। बोलो, हम लोग ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन करते रहते। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए। चलिए
उसके बाद से अगला है, इसी पे एक और समझना पड़ेगा, बाउचर। चलिए कोई बताएगा बाउचर? अरे गूगल पे फोन पे ज्यादा चलाते हो। चलिए ठीक है, मतलब बाउचर मतलब प्रमाणक डॉक्यूमेंट, जिसे बोलते हैं प्रमाणक या डॉक्यूमेंट। मतलब बाउचर वह प्लेस होता है, वह स्थान होता है जहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब सपोज मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि बाबू आप एक रजिस्टर बना लो, ठीक है, और जितना आप सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो। तो देखो क्या होता है, अभी तो हम लोग करते क्या थे, ठीक है, जब सामान खरीदा तो उसी बुक में लिखते थे, बेचा तो उसी बुक में लिखते थे, पेमेंट किया तो उसी बुक में लिखते थे, ठीक है, और पैसा रिसीव किया तो उसी बुक में लिखते थे। तो पहले का जो तरीका था ना, मैनुअली जब अकाउंटिंग होता था, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। ठीक है, वो रूल है, आज भी चलता है, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करने वाले हैं, कंप्यूटर में उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो कहा जाता है देखो कि अगर वैसे आप करोगे ना तो दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगी कि अगर आपसे फ्यूचर में कोई पूछ देगा कि बाबू आज के डेट में कितने लाख रुपए का पेमेंट किया, हमको बता, तो सब एक जगह लिखे हैं, तो छांटने में टाइम लगेगा। कितने लाख रुपए का परचेस किए हो ये हमको बता दो, भी छांटने में टाइम लगेगा। इसके लिए बोला जाता है कि बाबू जैसा ट्रांजैक्शन हो, जैसा सौदा हो, वैसे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करिए, वैसे बाउचर का इस्तेमाल करिए। तो फायदा यह होगा कि रिपोर्ट जनरेट करने में दिक्कत नहीं होगी, और आसानी तरीके से किसी की हम रिपोर्ट बता सकते हैं, और काम करने में भी हमको दिक्कत नहीं होगा, और टाइम हमारा बच जाएगा। उस टाइम में हम दूसरा काम कर लेंगे, बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। तो बोला जाता है कि बाउचर वह प्लेस, वह स्थान है जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं तो उसके लिए परचेज बाउचर, किसी से माल बेच रहे हैं तो उसके लिए सेल बाउचर, किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाउचर, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट बाउचर, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कंट्रा बाउचर, ठीक है, पैसा निकाल रहे हैं तो कंट्रा बाउचर, ठीक है, अगर सामान रिटर्न कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिटर्न खरीदी गई वस्तु, तो डेबिट नोट बाउचर, अगर कस्टमर हमारा वापस कर दे रहा है तो क्रेडिट नोट बाउचर। मतलब जैसा एक्टिविटी है उसके लिए अलग अलग स्थान बना दिए गए हैं, उसी स्थान को, उसी प्लेस को बोलते हैं बाउचर। उसको क्या बोलते हैं? बाउचर। और वही मैनुअली जब कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे तो नहीं करते थे, करते थे जानते हो क्या करते थे? पेमेंट वाला रजिस्टर अलग, रिसिप्ट वाला अलग, परचेज वाला अलग, सेल वाला अलग। तो ठीक है, यह सिस्टमेटिक तरीका था। लेकिन अभी मैनुअली कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं समझते हैं, एक एक कॉपी है वो, खरीदने वाला वो उसी में, बेचने वाले भी उसी में, पैसा दिया उसी में, लिया उसी में, बैंक में पैसा जमा सब उसी में। आज जब खोजना होता है तो पन्ना पलटते रहिए, छांटते रहिए, छांटते रहिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने पैटर्न पे ही काम करते, लेकिन अब हम लोग सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, इसीलिए कंप्यूटर का हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर तो वही इस्तेमाल करना, तो क्या मतलब कंप्यूटर सीखने का? मैनुअली वही खाता बनाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बाउचर बता दोगे? क्या बताओगे? बाउचर वह स्थान, वह डॉक्यूमेंट, वह दस्तावेज है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे होता है तो मैं बताया हूं, वो आप बता सकते हैं, या तो एक बार नोट्स में पढ़ लेना, और रटना है तो रट लेना, दिया है उसके बारे में। क्लियर है? चलिए एक मिनट रुकिए थोड़ा।